welcome to PCDT Education. This is Master Teacher Ravi Jain. So today in this lecture, here we are with topic respiration और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए फटाफट से. प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन पढ़ा था, अब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. देखो, रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले जो एक मेजर कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, डेट इज़ कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. देखो जी, ब्रीदिंग जो है ना वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, सिर्फ इतना, सांस लेना छोड़ना, दैट इज़ ब्रीदिंग. उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होता है, आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन सेल में जाती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी निकलती है, उसके बाद का प्रोसेस इज योर रेस्पिरेशन. सांस लेने छोड़ने तक का काम आपका क्या है, ये आपका है ब्रीदिंग, बट उसके आगे की कहानी है रेस्पिरेशन. ठीक है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वाइल रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है आपके सेल में और ये बॉडी के अंदर होता है बायोकेमिकल प्रोसेस. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर. चलिए आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है. देखो, इनहेलेशन में क्या होता है, चेस्ट कैविटी मतलब जो छाती है हमारी, वो है ना, वो क्या होती है, वो राइज होती है प्लस वो बाहर की तरफ आती है, आउटवर्ड. अभी इनहेल करके देखो तो चेस्ट कैविटी तुम फील करोगे कि वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आ रही है. यहाँ पे क्या होता है, ये राइज नहीं करती है ना, ये डाउनवर्ड जाती है प्लस इनवर्ड जाती है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ठीक है, उसके अलावा डायफ्राम की बात करेंगे. तो डायग्राम जो है इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैट होता है, नीचे की तरफ जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सहेलेशन, तो इसमें डायफ्राम आपका रिलैक्स पोजीशन में रहता है प्लस अपसाइड आ जाता है. डायफ्राम का जो रिलैक्स पोजीशन होता है वो ऐसा होता है, अपसाइड एंड डोम लाइक स्ट्रक्चर. रिलैक्स होता है, अपसाइड होता है. लंग्स इन द केस ऑफ इनहेलेशन एक्सपैंड होते हैं और इधर एक्सपैंड नहीं होते हैं. एयर फ्लो इनटू द लंग्स, एयर फ्लो आउट ऑफ द लंग्स. और इन्हीं सब रीजन की वजह से क्या होता है कि वेन एवर वी इनहेल मोर एयर कम इनटू आवर लंग्स. क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि एयर इनहेलेशन के वक्त ज़्यादा कैसे आती है लंग्स में. तो रीज़न यही है कि चेस्ट कैविटी राइज होती है, आउटवर्ड होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं, लंग्स एक्सपैंड होते हैं एंड दस एयर फ्लो इनटू दी लंग्स. ये एक डायग्राम है यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. तो बेटा जी ये हो गया आपका नोस्ट्रल मान लो. ठीक है जी, नीचे वाला आपका नेजल पैसेज मान लो, कुछ भी मान लो, नेजल पैसेज मान लो या नोस्ट्रल मान लो, नेजल पैसेज. ठीक है, देन यहाँ पे आपको दो ऐसे लाइंस बना देती हूँ मैं, है ना. एक हो जाएगा फेरिंग्स और एक हो जाएगा लैरिंग्स. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि फेरिंग्स और लैरिंग्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है. उसके बाद वी हैव द ट्रेकिया. अब ट्रेकिया पे क्वेश्चन आते हैं कि ये कार्टिलेज की क्यों बनी हुई होती है. तो ट्रेकिया कार्टिलेज की इसलिए बनी है ताकि पे देखेंगे, कार्टिलेज इसकी इसलिए बनी हुई होती है ताकि ट्रैकिया का कोलैप्स ही प्रिवेंट कर सके. अब बहुत सारी जगह आपको अलग अलग रीजन बताएंगे कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर वगैरह वगैरह, बट एनसीईआरटी में जो गिवन है अपन उसको प्रायोरिटी देंगे. तो कोलैप्स प्रिवेंट करती है ट्रैकिया का. ठीक है, उसके अलावा दिस वी हैव, ये दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं. फर्दर ब्रोंकाई जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. ठीक है, एंड ब्रोंकियोल्स के एंड में होती है एल्वेओलाई. ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर. ये ब्लड वेसल से रिचली कनेक्टेड होती है, ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होती है. एंड साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज यही है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होती है. ठीक है, लंग्स के अंदर डाउन. हम एयर का फ्लो पढ़ लेते हैं. तो बड़ा जी, एयर नोज से नोस्ट्रल में जाती है, मतलब नोस्ट्रल नोज एक ही बात कहूँ. नोस्ट्रल में क्या होता है, हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, डेट्स प्रिवेंट द बैड एयर और जर्म्स को नोज में एंट्री देने से, बिकॉज वो उनकी चिपक जाते हैं, सो इट विल नॉट गो फर्दर, है ना.
जी। हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो एयर को फिल्टर करते हैं। उसके बाद नासल पैसेज, देन वी हैव ट्रेकिया। ट्रेकिया में सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि फिल्टर करता है एयर को एंड जर्म्स एंड इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेता है सो कि वो आगे ना जा पाए। देन वी हैव ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द फाइनल साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आती है एंड जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो आरबीसी में बैठ जाती जाके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सवाल जो सीबीएसई बहुत ज़्यादा पूछती है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। देखो, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, इसी बीच हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है। आप खुद सोचो ना, अगर आपने सांस ली, सारा क्वेश्चन आता है। देखो, अब हमने सांस ली, ऑक्सीजन तो ब्लड में चला गया और उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया, लंग्स में निकल के बाहर चला गया। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अब्जॉर्ब कर सके और ब्लड से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, हमारा लंग्स में स्पेसिफिक एयर प्रेजेंट होती है ना। लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है कि भैया मैक्सिमम टाइम ले सके कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में और O2 अब्जॉर्ब होने में। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, वो सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो लास्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या कि बड़ा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब देखो, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है ना कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल एकदम इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन आ जाएगा निकल जाएगा, नहीं है ना। सिंपल डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चलेगा। प्लस क्या है ना कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट से ये हेल्प होती है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। खाली डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चलेगा। और सारे सेल्स क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सारे सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरमेंट के। उसके बाद वी हैव पाथवेज ऑफ ऑक्सीडेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि भैया कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक या एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन इसी में है कि भैया ग्लूकोज तो सब में कॉमन चीज़ क्या होती है, एरोबिक हो एनारोबिक हो, कि ग्लूकोज तो टूटता है साइटोप्लाज्म में पायरूवेट और एनर्जी के अंदर, ये कॉमन है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ईस्ट में, तो वहाँ पे इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP बनता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ जहाँ पे फुल्ली प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे CO2 H2 और 38 ATP बनती है। सो दिस इज द पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन, रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर रेस्पिरेशन। उसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते रहते हैं, बट मेजर चीज़ें इस चैप्टर में इस टॉपिक से यही हैं। ठीक है जी।